हाँ हाँ हो गया हो गया। सुन पा रहे हैं भाई? यस सर, गुड इवनिंग सर। वो बीट्स वाले क्वेश्चंस हो गए थे ना फिर वो? हाँ सर हो गए थे, अभी एक आध दो और प्रैक्टिस करवा देते तो अच्छा रहता। सर आपने क्वेश्चंस नहीं दिए यार क्वेश्चन ना उसके जितने मुझे मिले थे वो सारे के सारे किसी और कॉन्सेप्ट के साथ मिलके हैं। अब जैसे डॉपलर इफेक्ट के साथ है या हार्मोनिक्स के साथ है, जो दोनों ही अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर इंडिविजुअली मिलते हैं मुझे तो मैं भेजूंगा यार उन्हें। अच्छा अभी सर, फिलहाल ये देख लो। हाँ बोलो। सर बीट्स पर सेकंड का मतलब क्या है? बीट्स पर सेकंड का मतलब क्या है? पहले तो यार मान लो कि जैसे बीट्स नाम का एक फिनोमिनन मान लो जो बन रहा है ना, तो ऐसी कितनी बीट्स एक सेकंड में बन रही हैं। मतलब अगर इसको फिजिक्स के हिसाब से देखोगे तो आप कहोगे कि एम्पलीट्यूड जो है वो अपने मैक्सिमम पे एक सेकंड में कितनी बार पहुंच रहा है। जब बीट्स बनती हैं तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता ना एक ही जगह पे, वो चेंज होने लगता है, कभी ज़्यादा है कभी कम होगा। तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक सेकंड में कितनी बार अचीव करेगा, वो बीट्स हो गई माने, है ना। ओके सर। चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास जैसे कोई एक ट्यूनिंग फोर्क ले लेते हैं और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ना। इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज कह देते हैं, इसकी पता नहीं। जब व्हेन साउंडेड टुगेदर जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं इनमें, वो लेट से 8 बीट्स पर सेकेंड है। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो ट्यूनिंग फोर्क है इज लोडेड, और लोड करने पे ये बीट फ्रीक्वेंसी 10 बीट्स पर सेकेंड हो जाती है। तो आपको बताना है कि जो स्ट्रिंग है वो 208 है या 192 है। टू 208। ठीक है, आंसर ये है 208। यस सर। हाँ सर 208। ठीक है, तो समझ ही गए इसका मतलब। चलो कुछ नया पढ़ लेते हैं फिर आगे ना। सर हाँ बोलो। एक डाउट और था। हाँ एक सेकंड, वो फिजिक्स में मतलब इक्वेशंस दे रखी थी और ये पता करना था कि कौन सा पीरियोडिक और एसएचएम है। अच्छा ठीक है। और हाँ, एक है y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी। प्लस साइन 2 ओमेगा टी। यस। ठीक है। एक है y इज इक्वल्स टू लॉग ओमेगा टी। लॉग ऑफ ओमेगा टी। एक है y इज इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस ओमेगा टी। लॉग वाई इक्वल टू a टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी। ठीक है। y इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, सही है। अब इसमें से सर एसएचएम कौन सा है ये बताना है। यस सर, वही पता कैसे करते हैं, मतलब ये स्कूल में पूछा। अच्छा ठीक है। तो यार एसएचएम को ऐसे पता करते हैं कि देखो आप सबसे पहले ना जो भी वाई दिया हुआ है इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। जो y दिया हुआ है ना, इसको एक्सप्रेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस सर। अगर ये एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू के वाई की फॉर्म में ले आ सकते हो आप विद अ नेगेटिव साइन। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस के वाई। के कोई भी कांस्टेंट मान लो और y है,
y तो y हो गया ना यार, y तो ये है ना अच्छा। तो, मतलब a को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो इस तरीके से। अब ये y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, y क्यूब नहीं होना चाहिए, बस a प्रोपोर्शनल टू माइनस के वाई, ये हो जाए तो ये SHM प्रूव हो जाएगा। अच्छा रही बात पीरियोडिक की, पीरियोडिक तो सारी फंक्शन है पीरियोडिक है, जिसमें भी ओमेगा आ गया ना वो फंक्शन पीरियोडिक तो सारी हो गए, SHM प्रूव करने के लिए है। नहीं सर, मतलब स्कूल में सर ने बताया था कि जो log ओमेगा टी होगा वो पीरियोडिक भी नहीं होगा। लॉग ऑफ ओमेगा टी, यार ओमेगा है अगर, अच्छा लॉग में, अच्छा यहाँ पे बेस क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है, लॉग वाला फंक्शन जो है, लॉग तो मोनोटोनस फंक्शन होता है, एक ऐसे ही चलेगा सिंपल, है ना। यस सर, तो और ये नहीं होगा टू बिल्कुल, द पावर वो वाला a टू द पावर माइनस ओमेगा टी भी। बिल्कुल वो भी मोनोटोनस फंक्शन हो जाएगा, सही है। मतलब सर ने दो तरीके और बताए थे, दो तरीके और, मतलब y is equals to sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी को, अब वो क्या नहीं वो तो फिर अगर यार आपकी ट्रिग्नोमेट्री उतनी ठीक है तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, जैसे साइन टू ओमेगा टी है ना, इसको साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी में ब्रेक कर सकते हो, उतना करने से अच्छा, लेकिन ये मैथमेटिकली हो जाता है, इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर एक कोई इन दोनों में से करके दिखा दीजिए। मान लो ये वाला ले लो फंक्शन, जैसे ये है ना, यस तो अगर सर। आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपके पास y डैश आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, एक बार और किया तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पे हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हो गया। माइनस ओमेगा स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो ये आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी, समझ रहे हो। यस सर। और इसको y से रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, तो y डबल डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y प्रूव हो गया ना। यस सर, ओके। ऐसे ही इसमें भी कर लेना। यस सर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हीट एंड टेम्परेचर, हीट क्या होती है भाई, हीट या थर्मल एनर्जी है ना। तो ये समझो कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा कुछ ना कुछ आपस में क्या करते रहते हैं, कोलिजन करते रहते हैं, वाइब्रेशन करते रहेंगे, कोलिजन नहीं करेंगे तो, और इसकी वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है सर किस में? किसी भी सब्सटेंस में, है ना, कोई भी, जैसे मान लो कि अब फिर हमें सॉलिड लिक्विड गैस के एग्जांपल लेने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं बीच का एग्जांपल वाटर ले लेता हूँ। वाटर को जब हम हीट करते हैं तो आप देखते हो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मूवमेंट बढ़ जाता है। यस सर। ठीक है ना, तो जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे उनके इंटरमोलिकुलर कोलिजन जो है वो बढ़ रहे हैं। अच्छा अब इसको उल्टा सोच लो, अगर मैं उसमें से एनर्जी निकालना शुरू कर दूं तो इंटरमोलिकुलर कोलिजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो जानते हो, जीरो केल्विन। हाँ ये वो थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जहां पे सारी मोलिकुलर एक्टिविटी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वहां पे हम कहते हैं कि भाई कोई भी थर्मल एनर्जी जो है किसी में नहीं बची। उसके अलावा कोई भी टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर की बात हम करेंगे क्या होता है ना, तो उस पर हमेशा कुछ ना कुछ एजिटेशन एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती है, और उसी एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब सिंपल टर्म्स में समझे तो कोई एनर्जी जिसकी वजह से समथिंग फील्स हॉट और कोल्ड, उसको हम थर्मल एनर्जी कह सकते हैं ना। मतलब इतना सिंपल नहीं है, बट अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहें तो ऐसा कह सकते हैं। पुराने जमाने में जब लोग हीट के बारे में नहीं जानते थे तो वो उसको डिफाइन करते थे, वो कहते थे एक इनविजिबल लिक्विड है जो हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करता है, हॉट से कोल्ड की तरफ। बट हम जानते हैं कोई लिक्विड नहीं है इनविजिबल,
इट्स ओनली एन एनर्जी जो हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में जाती है। अच्छा, अब हॉट है या कोल्ड है इसको हम किस पैरामीटर पे बताएंगे, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की बात आती है, टेम्परेचर को हम कहते हैं इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। जैसे टेम्परेचर बहुत सारे स्केल्स पे लिया जाता है, कॉमन स्केल सेल्सियस होता है। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि 40 डिग्री सेल्सियस, ये हॉट है या कोल्ड है? सर ठीक है, मतलब चल जाएगा। हाँ, अब ये बात समझो ना, किस काम के लिए बात कर रहे हैं, रिलेटिवली बात करें अगर हम। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल्क को स्टोर कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा? नहीं। नहीं। इन ऑर्डर टू स्टोर मिल्क इट इज टू हॉट। ये बात समझ गया ना। अगर मिल्क को हम इस टेम्परेचर पे रखेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा ना, अब हो जाएगा। स्पॉइल हो जाएगा एक बार, ठीक है। बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है उसमें ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ठीक है, वो पानी को बॉईल करने के लिए काफी है क्या, तो आप क्या कहोगे? नो सर। नहीं, इट इज टू कोल्ड टू बॉईल वाटर। वाटर तो 100 डिग्री पे बॉईल होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है ना। टेम्परेचर जो हमें बताता है वो क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कंपेयर करने के लिए। अच्छा, अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स होते हैं, जैसे सेल्सियस। सेल्सियस की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? हाँ, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और कोई स्केल जानते हो टेम्परेचर का? तो केल्विन। केल्विन, ठीक है ना। तो ये सारे स्केल्स एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि जैसे आपको कोई भी टेम्परेचर का स्केल बनाना हो तो आप क्या करोगे, आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी ले लो किसी मटेरियल की जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली बदलती हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मर्करी थर्मोमीटर देखे हैं सबने। यस। तो अब आप क्या करो, सोचो एक ग्लास ट्यूब में मर्करी थर्मोमीटर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक ग्लास ट्यूब में आप एक छोटा सा स्पेस रख दो जिसमें आपने मर्करी फिल कर दी। ये जो बल्ब है नीचे, जिसमें वो आप देखते हो स्टील का सा पार्ट ऊपर लगा होता है, उसमें मर्करी फिल्ड होती है, और ये एक छोटा सा एक स्पेस होता है जिसमें वो राइज कर सकती है। अच्छा, अब जब आप इस मर्करी थर्मोमीटर को मुंह में डालते हो तो ये जो ग्लास है ना, इसका तो एक्सपेंशन नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब आपका जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा तो नहीं है कि ग्लास उससे एक्सपैंड कर जाए, लेकिन मर्करी एक्सपैंड करेगी। अच्छा, मर्करी को आपने एरिया वाइज एक्सपैंड करने के लिए जगह ही नहीं दी, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ सकता है। वो क्या है? ऊपर। ऊपर, लीनियर डायरेक्शन में, बात ठीक है ना। तो यहाँ जो मर्करी का एक्सपेंशन हो रहा है वो लीनियर हो रहा है विद टेम्परेचर। फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरह से स्केल बना दिया, इसको कहते हैं कैलिब्रेट करना, ठीक है। तो अब ये एक सर्टेन टेम्परेचर लेवल में राइज करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक थर्मोमीटर बना लेते हैं, है ना। ये थर्मोमीटर कौन से इसमें होता है, फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में? सब फ़ारेनहाइट में। दोनों फ़ारेनहाइट में होता होता है। है, बिल्कुल। कभी सोचा है आपने कि फ़ारेनहाइट में क्यों होता है, सेल्सियस में क्यों नहीं होता? सर ऊपर सेल्सियस होता है, नीचे फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस होता है, नीचे फ़ारेनहाइट होता है। नहीं, वैसे तो दोनों चीज़ें लिखी होती हैं उसमें, बट यस। नॉर्मली जब हम कहते हैं ना फीवर है तो हम क्या क्या नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या मानते हैं? 98.6। 98.6 मानते हैं ना। तो इससे ऊपर जाएगा, 98.6 क्या है, ये तो फ़ारेनहाइट हुआ ना, यस सर। है ना। नहीं तो 37 पॉइंट समथिंग होता है जो बॉडी का टेम्परेचर होता यस। है ना। तो फ़ारेनहाइट जनरली इसलिए लेते हैं, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा आपको, कि इसमें जो चेंज आते हैं वो इसके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज इज अ लार्जर नंबर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। वो कैसे होता है अभी हम देख लेंगे। दैट्स व्हाई फ़ारेनहाइट स्केल को यूज करते हैं, ताकि थोड़ा हमें वो सीरियसनेस लगे उसमें। 1 डिग्री टेम्परेचर किसी का बढ़ा तो 1.8 फ़ारेनहाइट राइज कर जाएगा। ये देखो 1 वर्सेस 1.8। तो अगर मैं कहूँ बुखार 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है तो यहाँ कितना बढ़ चुका होगा?
3.6 3.6 तो है ना, अगर किसी को कहें कि 98.6 प्लस 3.6 तो 103 से ऊपर चला गया बुखार, यस तो लोग ज्यादा सीरियसली लेंगे ना उसको। यस बस तो इसी वजह से ऐसे करते हैं। एनीवे तो ये टेम्परेचर स्केल्स को आपस में इंटरचेंज करने के लिए एक फॉर्मूला है ना, डिराइव कैसे होता है कि चिंता मत करना, बस लिख लो इंटर कन्वर्जन और इसको याद रख लेना। क्या है इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला? T माइनस टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहले लिख लो, फिर टी एल क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। लिख लिया सर। लिख लिया है ना? और सर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं है, आपको चिंता ही नहीं करनी है कांस्टेंट की वैल्यू की, है ना। देखो इसको हम क्या करते हैं ना, देखो कोई भी टेम्परेचर स्केल जब बनाया जाता है तो दो ऐसे फिनोमिनन के बीच में बनाया जाता है जो हमें पता है हमेशा सेम टेम्परेचर पे होते हैं। जैसे एक ले लिया हमने मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, और एक हो गया बॉइलिंग ऑफ वाटर। हमें पता है कि ये फिक्स टेम्परेचर पे होने वाले काम है। यस Yes, तो sir. ये जिस टेम्परेचर पे होगा उसे TL कह देंगे, ये जिस टेम्परेचर पे होगा उसे TH कह देंगे, ठीक है ना। तो अब आपके स्केल पे कोई भी टेम्परेचर आपने ले लिया, वो तो बन गया T। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आपका स्केल कुछ भी है ना, हमने कहा कि आपने कोई भी XYZ स्केल बना दिया, उसमें कोई भी टेम्परेचर हो गया, वो तो हो गया T। दैट T माइनस द लोअर नंबर ऑन योर स्केल, ये वाला नंबर, और TH माइनस TL है ना, ये होते हैं आपके TH माइनस TL जो है, इसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। यानी इस यहाँ से यहाँ के बीच में कितने डिविजन्स आपने रखे हुए हैं, है ना। एग्जांपल लेते हैं इसका, देखो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी ले लो -0 अपॉन 100 -0। ये किस स्केल के लिए लिखा मैंने? डिग्री, सेंटीग्रेड के लिए, सेल्सियस के लिए, ठीक है हाँ ना। सेल्सियस के लिए सॉरी। अब यही काम लिखते हैं टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस फ़ारेनहाइट में पानी कहाँ किस टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, किसी को पता है? 283। अरे यार, अच्छा नहीं, वो तो 32 केल्विन में होता है ना। 32 पे होता है, ठीक है हाँ ना। और बॉयल कितने पे होता है, किसी को पता है? 373. 212 पे होता है। नहीं, केल्विन 373 बता दो केल्विन बेटा, में होता है ना सर। केल्विन में होता है, ओह है अच्छा, ना। तो यहाँ पे लिख दो 32। ये डिवीजन याद रखना, 180 होते हैं ये टोटल। 212 माइनस 32, 180 डिविजन्स होते हैं ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल। केल्विन में लिख लेते हैं टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 ये अपॉन 373 माइनस 273। ये तो हमने 3 नोन जो अपने स्केल है उसके लिए लिख लिया। आप कोई नया स्केल बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी लिख सकते हैं, बट ये तो नोट कर ही लो सबसे पहले। इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। तो ये दोनों स्केल 100 डिवीजन वाले हैं और ये स्केल 180 डिवीजन वाला है। सबसे कॉमन इंटर कन्वर्जन इन्हीं दोनों के आते हैं। सर एक फॉर्मूला भी तो होता है वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करने वाला। होता है ना, इसी से आता है। और वो देखो, अगर ऐसा हुआ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड करोगे आप तो ये आ जाएगा 5/9 T माइनस 32। ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर लिखा है हमने, ध्यान रखना, ठीक है जी। और अगर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट लिखना चाहते हो तो वो हो जाएगा 9/5 ऑफ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 32। ये कर लोगे, Yes, sir. है ना।
तो बाकी फ़ारेनहाइट जैसे होता है कि जहाँ तक जो जो कंट्रीज में मेट्रिक सिस्टम चलता है ना, वहाँ लोग सेंटीग्रेड में ही बात करते हैं, है ना। जो इंपीरियल यूनिट्स यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। जैसे यूएस में अगर आप लोगों से टेम्परेचर पूछोगे मौसम के बारे में, तो वो हमेशा फ़ारेनहाइट में बताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पूछो क्या टेम्परेचर चल रहा है, तो किस में बताते हैं? डिग्री। सेंटीग्रेड। डिग्री तो यार, डिग्री तो हाँ चलो नहीं डिग्री सर, हुआ ना, सॉरी, वो डिग्री 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 बोल बोल सेंटीग्रेड के में है वैसे। ना, डिग्री हाँ सेंटीग्रेड। सेल्सियस में बताते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। पहले तो ये ध्यान रख लो कन्वर्जन करना आ रहा है कि नहीं, ऐसे कर सकते हो ना। अच्छा, Yes. अब मान लो कि कोई भी कैसा भी यूनिट कोई बना दे, है ना। जैसे मान लो एक व्यक्ति का नाम है राजू। राजू ने कहा कि मैं अपना स्केल बनाऊंगा, तो उसने क्या किया, अपने स्केल पे TH जो था वो ले लिया 200 राजू, और जो TL है वो ले लिया उसने -50 राजू। ठीक है जी। यानी राजू की दुनिया में पानी फ्रीज होता है कितने पे? -50। -50 राजू पे। और पानी बॉईल होता है कितने पे? 200 राजू पे। 200 राजू पे। ठीक है ना। तो अब किसी ने कहा 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने राजू, कितने राजू, तो करें कन्वर्जन। यस। तो आपने लिखा देखो 50 - 0/100, ये तो हो गया सेंटीग्रेड साइड पे, इक्वल टू राजू की दुनिया में हमें नहीं पता कितना है, तो x माइनस -50, x माइनस -50 समझ रहे हो, अपॉन 250। 250 समझ रहे हो इन दोनों का Yes, sir. डिफरेंस, ठीक है ना। सॉल्व करके बताओ x कितना राजू हुआ। -45। देखते हैं, देखो ये हाफ हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, ओह सॉरी। है ना। 125 - 50 करेंगे तो 75 आ जाएगा ना। चेक करो देखो, आ रहा है 75। आ रहा है भाई। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितना राजू होता है? 75 राजू। 75 राजू होता है। तो कर लोगे ऐसा किसी भी स्केल में आए तो। यस सर। ये बहुत कॉमनली आते हैं, जेई मेन टाइप में तो आते ही रहते हैं। अभी इसी साल आया था एक, उसमें था कि एक स्केल है जिसमें T0 पे पानी वो हो जाता है फ्रीज, और 3T0 पे बॉईल होता है। T0 पे तो क्या हो जाता है फ्रीज, और 3T0 पे बॉईल होता है। आपको बताना है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितना T0 है। कर सकते हो ना, बहुत सिंपल है। यही सेम फॉर्मूला लग जाएगा। T0। ये हो जाएगा 50/100 x माइनस T0 अपॉन 2T0, यही हुआ। तो x इक्वल टू 2T0 आ जाएगा देखो। सर 2 से 2 कटेगा नहीं? हाँ कट गया 2 से 2, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, ये T0 वहां गया, ये T0 आके उसमें ऐड हो गया। ओके हाँ। हाँ नहीं, कर लोगे ना। यस सर। यस। ठीक है। अच्छा जी, फिर कुछ इसमें ऐसी जनरल नॉलेज टाइप होती है। कौन सा टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम होता है नंबर में? किसी को पता है? सर क्या? कौन सा टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पे सेम वैल्यू का होता है? यानी x डिग्री फ़ारेनहाइट इज सेम एज x डिग्री सेंटीग्रेड।
चलो इसको याद रखना, ये होता है -40, याद रख लोगे। सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए तो। क्वेश्चन है कि विच टेम्परेचर हैज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन अ फ़ारेनहाइट स्केल एज वेल एज अ सेंटीग्रेड स्केल। यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड -40 डिग्री सेंटीग्रेड आर द सेम टेम्परेचर। ऐसा और किसी नंबर के बारे में नहीं कह सकते हम। Yes. समझ गए? Yes. सर ठीक है, एक और ज्ञान याद रख लेना कि 1 डिग्री on a centigrade scale is equivalent to 1.8 degree on a Fahrenheit scale. Fahrenheit scale समझना, इसका मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो फ़ारेनहाइट पे कितना बढ़ जाएगा? 1.8 into 5। हाँ, यानी कि 9 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा। ये बात समझ गए ना? यस सर। है ना? तो जब चेंज की बात करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं। सर ये इज इक्विवेलेंट है या फिर इज इक्वल टू है? ये इक्विवेलेंट हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ कि यहाँ इतना चेंज है तो सेम चेंज, अब नंबर में तो सेम नहीं हुआ है, वो 1.8 टाइम्स हो गया है फ़ारेनहाइट स्केल पे, इसलिए इक्विवेलेंट लिखा है हमने। ठीक है ना? इसको इस तरीके से समझ लो। देखो, जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होता है, नॉर्मली तो हमारे पास फॉर्मूला है ना। Yes, sir. हाँ, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि देखो -40 पे तो दोनों सेम थे, चाहे वो सेंटीग्रेड हो या फ़ारेनहाइट हो। यस Yes, सर। sir. -40 से -5 आने में हमने सेंटीग्रेड पे कितनी यात्रा करी? 35। 35। तो आप ये 35 को कर दो मल्टीप्लाई किससे? 9/5 1.8। से। हाँ, अच्छा। ठीक है ना? कितना हुआ? 7 हो गया, तो ये 63 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सही है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? नो। अच्छा, इसका मतलब फ़ारेनहाइट स्केल पे हम -40 + 63 आ चुके होंगे। -40 पे तो दोनों सेम थे ना, Yes, sir. तो यात्रा हमने 63 की कर ली। -40 में 63 ऐड करो, कितना हुआ? 23. 23 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड इज कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 23। सही मेथड है ये? क्या कहते हो? यस सर, है मतलब ना? हाँ ये बहुत सही काम करता है एज लॉन्ग एज आप नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 पे चले जाओ। जैसे किसी ने आपसे पूछा 23 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता होगा, तो आप 23 सोचो ही मत, आप 25 सोचो। 25 सेंटीग्रेड तक आने के लिए हमने सेंटीग्रेड में कितनी यात्रा करी? 2। 2 -40 से 25 आने में अच्छा नहीं। 65. 65 की यात्रा करी। तो इस यात्रा को हम फ़ारेनहाइट में बदल दें तो ये कितना हो गया? 13। यस सर। 13 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 117. 117। 117 को -40 में जोड़ दो, कितना हो गया? 77। 77। अब जो आपका आंसर आएगा वो 77 से थोड़ा सा ही कम आएगा। ये आपने तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए पूछा था ना, यस। तो 4 ऑप्शन देख के तुरंत बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, है ना? तो यस कभी सर, कभी मतलब जल्दी कैलकुलेशन करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं ना, मन ही मन में कर सकते हैं। यानी जो सर आपका वो आंसर आएगा -40 पे दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, मतलब कैसे होते हैं? -40 पे दोनों सेम कैसे होते हैं? लो यार, आप ऐसे लिख लो, देखो x/100 इक्वल टू x, ये सेम वैल्यू है ना x,
-32/180। इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। देखो x -40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या कहते हो? हाँ सर आ रहा है -40। बिल्कुल आगे लिखो है ना। तो टेम्परेचर स्केल से निपट लोगे ऐसे। यस सर। अब बात करते हैं, देखो हीट एक्सचेंज लिख लो। हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज का मतलब क्या होगा समझना कि अगर दो अलग अलग टेम्परेचर के सब्सटेंसेस हैं, उनको हम कांटेक्ट में ले आए तो वो आपस में हीट एक्सचेंज करने लगेंगे। यस सर। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? हॉट टू कोल्ड। हॉट टू कोल्ड, बिल्कुल सही बात है। कब तक करेगी? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। दोनों में क्या बराबर ना हो जाए। नहीं, सोच लो, सोच लो। दोनों में हीट कंटेंट बराबर ना हो जाए या टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। हीट कंटेंट। आंसर है टेम्परेचर। बस यही बात का ध्यान रखना, बस, है ना। हीट कभी भी हीट कंटेंट देखकर फ्लो नहीं करती है, हीट टेम्परेचर देखकर फ्लो करती है। सर मतलब जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते तब तक हीट फ्लो होती रहेगी। जब तक टेम्परेचर दोनों के हाँ इक्वल नहीं हो जाए, है ना। ये टेम्परेचर। बात समझ रहे हो ना मेरी बात? देखो ऐसे मैं समझाता हूँ आपको। इमेजिन करो एक बहुत बड़ी बॉल ऑफ कॉपर है, ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और एक बहुत छोटी सी बॉल ऑफ कॉपर है जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। जहां तक हीट कंटेंट की बात है, हो सकता है टोटल हीट कंटेंट इसमें ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में। सर हीट हो सकता है ना। कंटेंट। हीट कंटेंट मतलब हीट थर्मल एनर्जी यार। अच्छा। मेरी बात सुनो, हाँ थर्मल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। थर्मल एनर्जी इसमें ज्यादा हो सकती है, क्यों? इसके पास माल ज्यादा है ना। क्या कहते हो? यस सर। मटेरियल ज्यादा है ना इसमें। तो कम मटेरियल 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जो टोटल हीट कंटेंट रखेगा वो ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू एक बहुत छोटा सा पीस ऑफ कॉपर जो 100 डिग्री पर है। लेकिन अगर आप इनको कांटेक्ट में लाओगे तो हीट हमेशा इधर से इधर ही फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो नहीं करेगी। यस सर। ये तो टेम्परेचर छोटे वाले का ज्यादा है। टेम्परेचर देखकर ही हीट फ्लो करती है, हायर से लोअर, और किसी चीज की वजह से फ्लो नहीं करती। पक्की बात। देखो अभी यस। क्योंकि हमने करंट नहीं पढ़ा, अगर हम करंट पढ़ चुके होते, जैसे थोड़ा बहुत आइडिया है करंट और वोल्टेज के बारे में। हाँ सर थोड़ा सा है, 10th में पढ़ा तो जो है। पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। बोलो हाँ। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है, हाँ बोल दो। हाँ सर वो Yes, मेरा sir. माइक बंद था। चलो हाँ बोल दिया। तो अब आप ये सोचो कि, है ना, कोई वस्तु हो सकती है जो बहुत हाई वोल्टेज पर हो लेकिन बहुत छोटी हो साइज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें चार्ज तो कम होगा, ये तो मानते हो ना। अगर छोटी चीज है तो उसमें टोटल फ्री चार्ज की कमी होगी। यस सर। और एक बहुत बड़ी वस्तु ले लेते हैं जो बहुत कम वोल्टेज पर है लेकिन साइज में बहुत बड़ी है, तो उस पर फ्री चार्ज जो हो सकता है वो ज्यादा हो सकता है। तो चार्ज कभी भी चार्ज के अमाउंट को देखकर फ्लो नहीं कर रहा है, वो क्या देखकर फ्लो कर रहा है? हाई वोल्टेज या लो। वोल्टेज देखकर फ्लो कर रहा है हाई ना। वोल्टेज। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहा है। तो बस उसी तरीके से थर्मल एनर्जी भी होती है। थर्मल एनर्जी जो है वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे करंट काम करता है। क्योंकि हमने करंट नहीं पढ़ा तो इससे ज्यादा उस लॉजिक को नहीं चला सकते यहाँ पे, बट इस बात को ध्यान रखना। सर करंट तो 12th में है ना। हाँ करंट 12th में, तभी तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो 10th का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत है तो उतना ही दिमाग बस इसमें लगा सकते हैं। अब साइंस की वो ब्रांच जो इस हीट एक्सचेंज को मेजर करती है उसे हम कहते हैं कैलोरीमेट्री।
समझ गए बात? कैलोरीमेट्री ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो कैलोरी यानी ऑब्वियसली हीट, और मैट्रिक्स यानी मेजरमेंट, है ना। तो कैलोरीमेट्री में हम क्या करते हैं, कैलोरीमेट्री में हम क्या करते हैं, अरे मेजर करते हो मेजर करते हैं हीट ट्रांसफर को, है ना। ट्रांसफर कितनी हो रही है हीट, उसको मेजर करते हैं। अब इस कैलोरीमेट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। समझो बात को, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। सर दो डिफरेंट उस पे होंगे ना? एग्जैक्टली यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैं इसी का एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप तो समझ गए इस बात को, बट मैक्सिमम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। देखो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन में क्या होता है, हमारे पास किसी भी हीट ट्रांसफर सिचुएशन में दो पार्टी होती हैं, पार्टी वन, पार्टी मतलब समझ रहे हो, हाँ सर, हाँ वो, हाँ और सर, पार्टी टू, है ना। ये वो वाली पार्टी नहीं है जिसमें लोग कोनिकल हैट लगा के हैप्पी बर्थडे गाते हैं, नहीं, है ना। हाँ सर, हाँ हीट समझिए समझ। हीट लूज करने वाला और हीट गेन करने वाला, ठीक है ना। दीज आर द टू पार्टीज टू दिस इक्वेशन। समझ गए बात ना। जैसे कोई घर की खरीद फरोख्त होती है तो एक बेचने वाली पार्टी होती है, खरीदने वाली पार्टी होती है ना। हाँ यस सर, उसी तरीके से है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर तो बेचने वाला हीट लॉस करेगा और वो खरीदने वाला हीट गेन। चलो उस पे जाए, हम तो ये कह रहे हैं कि पार्टी वन का लॉस उतना ही होगा जितना पार्टी टू का क्या होगा, गेन। गेन। गेन होगा। ये बात समझ गए ना। इसको हम कह सकते हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं जिनको जीरो सम गेन कहते हैं। जीरो सम गेन। कोई और जीरो सम गेम बता सकते हो मुझे दुनिया में? हम्म हम्म। भाई ये तो एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल हो गया ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। हीट जस्ट लाइक एनी अदर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो अगर एक ने लूज की है थर्मल एनर्जी तो दूसरा उतनी गेन कर लेगा ना। यस सर। तो देखो, शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, हाँ। कसीनो भी तो हाँ हो सर, सकता थोड़ा है। थोड़ा। शेयर मार्केट में क्या होता है एग्जैक्टली यही चल रहा है। ऑन एनी गिवन पर्टिकुलर डे जब मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो कुछ लोग शेयर खरीदते हैं यस और सर। कुछ लोग कुछ बेचते हैं। बेचते हैं। अब मान लो कि आपने खरीदा और उसका प्राइस गिर गया, हाँ, आपने खरीदा और उसका प्राइस गिर गया, तो अगर आप उस शेयर को उस गिरे हुए प्राइस पे बेचते हो तो आपका फायदा हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। लॉस। सामने लॉस वाले हुआ। को लॉस। फायदा। लेकिन किसी ना किसी ने उसको उस गिरे हुए प्राइस पे खरीदा होगा ना, यस सर, यस तो सर। उसका क्या हो गया? फायदा हो गया। फायदा हो गया। अच्छा, ओवरऑल जो पैसा था सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चला गया, आपकी जेब से किसी और की जेब में चला गया। पैसा क्रिएट हुआ क्या? पैसा क्रिएट हुआ क्या कहीं से? नो सर। नहीं, क्रिएट नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखना। वो सिर्फ उसने पार्टी बदल ली है। पहले आपकी जेब में था, अब किसी और की जेब में। जिस दिन आपकी किस्मत अच्छी होगी वो उसकी जेब से निकल के आपकी जेब में आ जाएगा। नहीं सर, लेकिन वो हमने तो उसमें कम में वो किया था ना, तो उसके बीच का डिफरेंस तो रह जाएगा। कैसे? अच्छा, नहीं ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ। बात समझ रहे हो ना। सर कसीनो में भी तो हो सकता है। कसीनो में ओवरऑल पिक्चर में ऐसा नहीं होता, है ना। उसका भी एक रीजन है। हालांकि शेयर मार्केट में भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, है ना। उसमें कसीनो का रूल बता देता हूँ मैं। हाउस ऑलवेज विंस रूल पे चलता है। हाउस ऑलवेज विंस, है ना। कोई आदमी सोच के कसीनो जाए कि मैं कसीनो को हरा के आऊंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसका रीजन ये है कि कसीनो एक बहुत ही बड़े एल्गोरिथम पे चलता है। उसमें जितनी चीजें आपको गैम्बल करने को अवेलेबल है,
मान लो पोकर टेबल से लेके, ब्लैक जैक से लेके, रूलेट से लेके, स्लॉट मशीन, सब कुछ है ना। उसमें जो आप बेट लगा रहे हो ना, उस बेट के ऊपर क्या होता है, एक एक कट होता है। ये कट किसको जाता है? कैसीनो को। कसीनो को जाता है। अब आप जीतो चाहे हारो, ये कट तो वो आपसे ले ही लेगा। अच्छा, प्लस कसीनो क्या कर रहा है, जितने टोटल लोग बेट लगा रहे हैं उसका एक बहुत छोटा फ्रैक्शन विनिंग्स में बांट रहा है। बात समझ रहे हो ना? यस तो उनके हाथ में वो गेम, इसलिए हाउस ऑलवेज विंस है। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता, हालांकि शेयर मार्केट को भी लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है। वो आपको अगर लग रहा हो कि सब कुछ नेचुरल तरीके से हो रहा है, अगर नेचुरल तरीके से हो रहा होता तो वो जीरो सम गेम रहता, बट क्योंकि वहाँ मैनिपुलेशन चलते हैं इसलिए वो भी घूम फिर के कसिनो ही बन जाता है। तो आप जितने भी मॉडर्न ट्रेडिंग, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे घूम फिर के कसिनो बन गए हैं, है ना। तो वहां पर भी क्या होता है, जब आप ट्रेड करते हो तो एक ब्रोकर होता है बीच में, हाँ जैसे इंडिया बुल्स हुआ या कोई भी शेर खान हुआ या कोई भी हुआ, तो उसको आपको एक कट देना पड़ता है ट्रेड करने के लिए। अब आप चाहे जीतो चाहे हारो, वो तो हमेशा ही पैसा कमाएगा ना। हम्म तो बस ऐसा ही कसिनो में भी होता है। यानी कसिनो अगर ईमानदारी से काम करे, आपको मैनिपुलेट ना करे, तो भी वो कट के बहाने दिन भर में बहुत सारा पैसा कमा सकता है। लेकिन क्योंकि उन्हें और ज्यादा कमाना है, तो आपको मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। यानी कई बार आपको लगेगा वो रूलेट व्हील जो है वो बहुत ही ईमानदारी से घुमाया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो ईमानदारी से नहीं घूम रहा है। ईमानदारी से घूमे तो उसमें जीतने के जो ऑड्स हैं आपके 1:160 होते हैं। 160 में से एक चांस है आपके जीतने का, लेकिन वो ईमानदारी से घुमा ही नहीं रहे हैं, तो ये ऑड्स बिगड़ जाते हैं। सर मेरे को कसीनो के बारे में 1% भी कुछ नहीं पता, आप जो हाँ, बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ कोई रहा। नहीं, वो रूलेट तो देखा होगा आपने ना, वो जो घूमता रहता है ऐसे, बॉल जाती है ऐसे, टर टर घूमती है इसमें, फिर हाँ एक पे सर आके फिर रुक भी जाती पता है है। ना। हाँ, तो उसमें ये ऑड्स होते हैं जीतने के 1:160 के। सबसे अच्छा गेम ब्लैक जैक होता है, जिसमें 1:15 पे जीत सकते हो आप। तो मैथ्स जिनको आती है वो ब्लैक जैक में चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं वहां पे। हाँ हाँ बिल्कुल, कार्ड काउंटिंग कहते हैं उस टेक्निक को, जिससे मैथ्स वाले कर सकते हैं। एक एमआईटी की टीम थी जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ये काम किया, कार्ड काउंटिंग वाला। उनका विकिपीडिया पे मिल जाएगा आपको। वो फिर बेचारे पकड़े गए, तो फिर वो पीट दिए गए वहां पे, है ना। उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक बेवकूफ बनाया कसिनोज को, है ना। वो बहुत बढ़िया तरीके से, उस पर मूवी भी बनी है, 21 करके एक मूवी है, वो इसी पे बनी है। वो एमआईटी की टीम जो जाती थी वहाँ गैम्बलिंग करने। एनीवे, तो हमारा प्रिंसिपल तो बड़ा सिंपल है, देखो हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेंड। अब यहाँ लोग क्या गलती करते हैं, लोगों को यही नहीं समझ में आता पार्टी 1 कौन है और पार्टी 2 कौन है। तो इस चैप्टर में हम ये समझना सीख जाएंगे कि कौन लूजिंग पार्टी और कौन गेनिंग पार्टी है, ठीक है जी। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेंड, प्रिंसिपल क्लियर है सबको? यस सर। ठीक। अच्छा, अब हीट एब्जॉर्ब किस रूल से हो रही है उसको समझने के लिए कुछ टर्म समझनी पड़ेंगी, जिसमें से सबसे पहली है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको थोड़ी देर के लिए हम सिंबल एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। ये होती क्या है, इसको लिख लो एक बार, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। लिख रहे हो? एक सेकंड सर। यस Yes, sir. यस सर। लिखो, the amount of heat required, the amount of heat required by unit mass of a substance unit mass of a substance लिख लिया, हाँ in order to increase its temperature, in order to increase its temperature by 1 degree centigrade, in order to increase its temperature by 1 degree centigrade. Sir, in order to की बात क्या था? In order to increase its temperature by 1 degree centigrade.
ठीक है जी। अब इसको समझना, देखो यहाँ पर हमने कहा है कोई सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, जैसे कॉपर, लेड, स्टील, आयरन, कुछ भी मान लो, ये तो हो गया सब्सटेंस, है ना। वाटर हो गया सब्सटेंस। इसका यूनिट मास ले लो, यूनिट मास ले लो 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, कोई भी यूनिट ले लो आप मास की, है ना। इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है हमें? 1 1 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड से, है ना? सेंटीग्रेड। ठीक है। तो इसकी जो यूनिट बनेगी हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ना, वो क्या होगी? ये होगी जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर ग्राम में ले रहे हैं तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल एनर्जी की एक और यूनिट होती है कैलोरी। तो 1 कैलोरी हैज 4.18 जूल, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 4.2 जूल कह देते हैं, ठीक है ना। नोट करो इसको। पढ़ लिया सर। यही जो यूनिट हमने लिखी है, इसी यूनिट को हम लोग कैलोरी में भी लिख सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, किलो कैलोरी में भी लिख सकते हैं, कि जैसे यहाँ किलो जूल में भी लिख सकते थे हम, है ना, किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी है ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। टेबल देख के बताता हूं मैं। कॉपर के लिए ले लें जरा। तो कॉपर की दी हुई है 0.385 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। और ब्रास के लिए दिया हुआ, ब्रास मतलब पीतल होता है ना, 0.38 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सिल्वर के लिए दिया हुआ है, सिल्वर गेस कर सकते हो, कॉपर से ज्यादा होगा कम होगा? सर ज्यादा ही होगा। अच्छा, ज्यादा या कम का मतलब क्या हुआ? मतलब जल्दी हीट होने वाला ज्यादा में हो जाएगा या कम हीट में हो जाएगा? सोच के देखो। सर जल्दी हीट होने वाला तो कम में भी हो जाएगा कम ना। में हो जाएगा। तो अगर हम हीट करें तो सिल्वर जल्दी गर्म होगा या कॉपर जल्दी गर्म होगा? कॉपर मेरे चलो, ख्याल से। आश्चर्य होगा आपको जान के, 240 है ना, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कंपेयर करो वाटर से, गैस कर सकते हो कि वाटर में कितना होगा? इनको देखो, ये मेटल्स हैं, मेटल्स में ये आ रहा है, वाटर का क्या होगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा। तो ये है 1 कैलोरी, 1 पूरी पूरी कैलोरी। अब 1 कैलोरी मतलब कितना हो गया? 4.2 जूल हो गया पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मैं कैलोरी में भी लिख देता हूँ। वाटर के लिए कैलोरी में ये एग्जैक्टली 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो सर ये जो, हाँ इसकी बोलो। वैल्यू कम होने का मतलब है बहुत जल्दी एक हाँ, अब इसी पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं ना, कि अगर कोई सब्सटेंस कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है तो उसके क्या फायदे हैं, और अगर कोई ज्यादा हीट कैपेसिटी का है तो उसके क्या फायदे हैं। सोच सकते हो, इसमें कोई अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो? सर जो वो जिसकी कम है तो वो जल्दी हीट हो जाएगा। तो वो कहाँ फायदेमंद रहेगा, उसका क्या यूज कर सकते हैं हम? यूज। सोच के देखो। हम्म, 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 आगे। अच्छा चलो, मुझे कुकिंग यूटेंसिल बनाना है। कुकिंग यूटेंसिल समझते हो? हाँ सर। ठीक है। कुकिंग यूटेंसिल जिसको आग पे रख के और कुकिंग की जाएगी। हाँ तो ऐसे में मैं कैसा मटेरियल चूज करूं
ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का या कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? कम स्पेसिफिक कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। वाई? फूड जल्दी बन जाएगा उससे। नहीं, खाना तो देखो जितनी देर में बनेगा बनेगा, वो खुद जल्दी गर्म होने वाला होना चाहिए या धीरे गर्म होने वाला होना चाहिए? जल्दी गर्म होने वाला होना चाहिए। हाँ, वो खुद जो है वो जल्दी गर्म होने वाला चाहिए, ताकि उसके अंदर रखा हुआ सामान जो है उसको जल्दी से जल्दी हीट ट्रांसफर की जा सके। और गैस पे बच जाए। हाँ समझ, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि अगर हम मिट्टी के बर्तन पे खाना बनाएं, तो उसमें क्या होगा, मिट्टी के बर्तन के हालांकि अपने फायदे होते हैं खाना बनाने के, है ना, वो क्या होंगे वो हम अलग से इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें क्विक कुकिंग चाहिए, मान लो कि हमने कॉपर के बर्तन में पानी भर रखा है, हम चाहते हैं पानी जल्दी से उबल जाए, तो पानी उबालने के लिए कॉपर को अपना काम जल्दी करना होगा ना, कि हीट ली आग से और किसको ट्रांसफर कर दी, पानी को। पानी को। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कॉपर का टेम्परेचर जल्दी से राइज करना चाहिए, और जल्दी तभी राइज करेगा जब उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होगी, लो या हाई? कम। लो लो लो। होगी, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अब सोचते हैं कि एक ऐसा मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी हाई है, फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर के क्या यूज हो सकते हैं फिर, अगर उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी हाई है तो किस सिनेरियो में वो अच्छा काम करेगा? सर आग बुझाने में। हाँ, आग बुझाना तो चलो ठीक है, वो तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है। आग बुझाने से बजाय मैं कहता हूँ चीजों को ठंडा करने में सोचो। अगर कभी, अगर मान लो हमारा हाथ जल जाए, मतलब होता है ना कि हमने गर्म चीज छू ली एकदम यस। से, तो हाँ। क्या सलाह दी जाती है, रनिंग वाटर के नीचे उसको रखो उंगली को। यस सर। क्या फायदा होगा, व्हाई वाटर, मतलब व्हाई नॉट समथिंग एल्स, किसी और चीज में क्यों नहीं डाल रहे उंगली हम? सर तो उसकी ज्यादा स्पेसिफिक हीट heat use ज्यादा है ना, तो वो जल्दी हीट नहीं होगा। नहीं नहीं, वाटर के हीट होने की चिंता नहीं है, वो जो हमारे से हीट लेकर जाएगा वो हाँ। कम वाटर भी बहुत सारी लेकर चला जाएगा, बिकॉज उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है। ये ज्यादा बात समझ रहे हो ना, कि इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। पक्की बात यस सर। है ना। तो जहां कूलेंट प्रॉपर्टी की बात होती है, कूलेंट समझते हो, yes sir कूलेंट, तो वाटर इज अ गुड इनफ कूलेंट कह सकते हैं। गाड़ियों के रेडिएटर में पानी भरा जाता है ना, yes sir यस सर। हालांकि एक यस सर। रेडिएटर फ्लूइड भी होता है ग्रीन कलर का, आपने देखा होगा, अगर कभी लीक कर जाए रेडिएटर तो ग्रीन कलर का पानी निकलता है उसमें से, जो कि कूलेंट कहलाता है। लेकिन इमरजेंसी में मान लो कूलेंट खत्म हो जाए तो पानी भर सकते हैं हम गाड़ी के रेडिएटर में। तो गाड़ी वाटर में कूलेंट प्रॉपर्टी है, वाई, बिकॉज उसकी क्या है, हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है ना। पक्की बात, यस yes सर। sir ठीक है। अच्छा, तंदूर देखे आपने? हाँ। यस सर। तंदूर किस चीज के बने होते हैं, अंदर से किस चीज के बने होते हैं? मिट्टी। मिट्टी के। मिट्टी के, क्ले होती है, ठीक है ना, क्ले के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। वाई मिट्टी, वाई नॉट मेटल? सर मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है। मिट्टी बहुत देर में गर्म होती है बेटा, बहुत देर में, यस सर। है ना। तो मिट्टी बहुत देर में गर्म होती है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत सारी हीट अपने अंदर भरकर रख लेती है। भरकर रखना समझ रहे हो? हाँ, उसके तो बाद सर वो काफी देर तक गर्म काफी भी देर रहती है। तक गर्म रहेगा, एग्जैक्टली है ना। यस तो सर। तंदूर क्या होते हैं ना, जैसे मान लो कि आपने ढाबा खोला और आपने 4 बजे तंदूर लगा के रेडी कर दिया, अब ढाबा चलेगा रात में 11, 12, 1 बजे तक। यस सर। तो जो तंदूर है वो तब तक बिना आप उसको बार बार हीट नहीं भी दो, हाँ। तो भी वो हीट मेंटेन रखेगा अपनी। yes sir समझ गया। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि जब आप तंदूर के अंदर नान लगाते हो, देखा लोगों को नान लगाते हुए वो कपड़े के ऊपर रख के चिपका देते हैं अंदर, यस हाँ सर, सर। पर तुम मुझे ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो जो मिट्टी होती है उसकी कंडक्टिविटी भी लो होती है। कंडक्टिविटी समझ सकते हो, द रेट एट विच इट ट्रांसफर्स हीट टू समथिंग एल्स, है ना। धीरे, कंडक्टिविटी कम है तो वो हीट जो उसने इतनी सारी जमा कर रखी है वो धीरे धीरे ट्रांसफर करेगी रोटी को। मेटल होता तो क्या करता, जल्दी कर देता। एक तरफ तो तुरंत कर देता, दूसरी तरफ कच्चा रख देता, क्या, हाँ यस। है ना। क्योंकि yes जब मेटल के तवे पे रोटी बनाते हैं तो पलटनी पड़ती है, नहीं पलटनी पड़ती है, यस पलटनी सर। पड़ती है। नहीं तो दोनों तरफ से नहीं पकेगी। तंदूर में आपने देखा कभी पलटते हुए, एक ही तरफ रखते हैं वो तो, हम्म है ना, हम्म। तो एक तरफ चिपकाते हैं, दोनों तरफ से पक जाती है। हम्म। सर सर वो तो कंडक्टिविटी इसकी वजह बताओ बताओ, ज्ञान दो। सर वो तो इसकी वजह से भी होता है क्योंकि जब हम सराउंडिंग में जैसे भी हीट होती है उसमें, हाँ बिल्कुल सर सही मैं हाँ बात भी है, वही हाँ सोच रहा बिल्कुल था। एकदम सही है।
वो जो ओवरऑल बेकिंग का प्रोसेस भी चल रहा है उसमें, बिल्कुल सही बात है, ये भी है ना। तो दो दो रीजन है जिसकी वजह से तंदूर में कुकिंग जो है वो वन साइडेड होने पे भी हो जाती है ना। एक Yes, तो जो लो कंडक्टिविटी और एक जो उसमें वो रेडिएशन वाली बहुत सारी हीट जमा है वो। okay, sir. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ गए ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंसेस के लिए होती है और उसके यूनिट में हमेशा ध्यान रखना थर्मल एनर्जी, मास और टेम्परेचर तीनों आएंगे उसमें, है ना। यूनिट देख के पहचान जाओगे क्या दिया हुआ है, Yes, sir. ये है ना, ये देख लेना। अब आ जाओ हीट कैपेसिटी, दूसरी क्वांटिटी है, इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। इसको सिर्फ सी लिख देते हैं अभी के लिए, हीट कैपेसिटी, है ना। लिखो डेफिनेशन लिखो इसकी। heat capacity refers to the amount of heat required by an object। देखो पिछली बार हमने क्या लिखा था, रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस। यूनिट मान, यार हमने Unit mass, sorry, यूनिट sorry. मास ऑफ अ सब्सटेंस लिखा था, इस बार हम लिख रहे हैं एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो। अच्छा, जहां जहां सेंटीग्रेड लिखा है वहां वहां केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर राइज इज द सेम एज 1 केल्विन का टेम्परेचर राइज। ये दोनों स्केल में सेम होता है कि नहीं, बोलो हाँ ना बोलो। क्या सर, एक बार दोबारा से। जहां जहां हमने पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है वहां पर केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज इज द सेम एज 1 केल्विन का चेंज। दोनों में डिवीजन 100 होते हैं ना, Yes, sir. तो दोनों में चेंज का अमाउंट सेम होता है। फ़ारेनहाइट में नहीं होता था, फ़ारेनहाइट में कितने का होता था चेंज, 1.8। 1.8 का होता था, है ना। हाँ, लेकिन सर 1 डिग्री सेल्सियस तो 283 केल्विन होता है ना। अरे यार चेंज की बात कर रहा हूँ बेटा, चेंज पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जैसे मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर 40 से 41 किया हमने सेंटीग्रेड में, 40 to 41, यही चेंज जब हम उसमें करेंगे केल्विन में, तो 273 प्लस 40 कितना हुआ, 113। हाँ, 313 है ना। तो 313 से 314 किया नहीं किया हमने, Yes, sir. है ना। चेंज तो एक ही यूनिट का है ना। यस सर। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जहां जहां हमने यूज किया है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, वहां 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन भी लिख दें तो चलेगा। Yes, sir. समझ पा रहे हो बात। Yes, sir. चलो वापस आते हैं हीट कैपेसिटी पे। हीट कैपेसिटी सब्सटेंसेस के लिए नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। जैसे मान लो हमारे पास एक पेन है, अब ये पेन हो सकता है स्टील का बना हो, प्लास्टिक का बना हो, किसी भी मटेरियल का बना होगा। इस पेन के लिए हमने कहा जो हीट कैपेसिटी है वो 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। यूनिट देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है इसमें से, मास। मास नहीं है इसमें, है ना। तो ये आपको पहचानना है यूनिट देख के कि क्या दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी दी हुई है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, पहचान जाओगे, यस सर। है ना। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि हीट कैपेसिटी इज फॉर ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज फॉर सब्सटेंसेस। क्या कहते हो। Yes, sir. सर ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है। हाय हाय, पेन, पेन क्या है ऑब्जेक्ट है। और प्लास्टिक क्या है अच्छा हाँ ठीक है, समझ ना, गया। ये डिफरेंस है यार। फिर यस एक सर। तीसरी चीज होती है, इसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, है ना। अभी सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है।
तो देखो एक वस्तु बनाई हमने और हमने कहा इसका वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है तो हिंदी में लिखिए ना, है। इस वस्तु का वाटर इक्विवेलेंट क्या है? 10 ग्राम। 10 ग्राम है। 10 ग्राम का मतलब क्या हुआ ये समझना। 10 ग्राम ले लो आप वाटर, क्या ले लो? वाटर। वाटर। 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी हीट लगेगी उतनी ही इस पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में लगेगी। करो मेरे साथ, रिपीट करो। 10 सर ग्राम एक पानी 10 ग्राम पानी 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ाने में? 1 1 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उतनी ही हीट रिक्वायर्ड होगी क्या करने के लिए? इस इस पूरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना बढ़ाने में? 1 डिग्री। 1 डिग्री बढ़ाने में। ये बात ठीक है ना? ये वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब बात ये समझना वाई हमने वाटर ही क्यों लिया। वाटर की एक बहुत ही खासियत होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड थी। 1, जस्ट नंबर 1। अगर कैलोरी मिले तो 1। तो 10 ग्राम पानी को कितनी हीट चाहिए बताओ 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए? बोलो भाई। 10 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितनी हीट चाहिए? 10 कैलोरी चाहिए। ये बात ठीक है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वस्तु को 10 कैलोरी चाहिए पर डिग्री सेंटीग्रेड के लिए? बोलो बोलो, हाँ ना बोलो। हीट कैपेसिटी हुई फिर। हाँ, यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ जो आपने इतनी बढ़िया समझ लिया कि हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट एग्जैक्टली सेम है अगर वो ग्राम में दिया हुआ है तो। क्या कहते हो? अगर किसी वस्तु का हीट वाटर इक्विवेलेंट ग्राम में एक्सप्रेस कर रखा है तो आप उसमें से ग्राम हटा के कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड लगा दो, वो क्या बन जाएगी? उसकी हीट कैपेसिटी बन जाएगी। यस सर, तो ऐसे ऑब्जेक्ट की आ जाएगी। एग्जैक्टली। तो वाटर इक्विवेलेंट क्यों एक्सप्रेस करते हैं समझ गए ना? कई चीजें क्या होती हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मुझे एक्सपेरिमेंट करना है हीट रिलेटेड। अब ये कंटेनर हो सकता है 4 तरह के मेटल का अलॉय हो, तो अब मैं इसकी हीट कैपेसिटी बताता तो नहीं घूमूंगा क्योंकि हर एक की अलग अलग है। बात समझ रहे हो ना? यस सर। तो हमने क्या किया, इसको पूरे को एक्सप्रेस कर दिया किसमें? हमने कहा इसका वाटर इक्विवेलेंट 50 ग्राम है। तो अब ये कहते ही पढ़ा लिखा आदमी समझ जाएगा कि इस बर्तन की हीट कैपेसिटी कितनी है? 50 कैलोरी 50 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना? अच्छा, एक और बात है, अगर हम चाहें तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस बर्तन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मतलब जब हम कैलोरीमेट्री में इसको यूज कर रहे हैं तो व्हाइल सॉल्विंग एनी कैलोरीमेट्री प्रॉब्लम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? अरे चलो यूं बता दो, इसको कितने पानी से रिप्लेस कर सकते हैं बर्तन को? 50 ग्राम। 50 ग्राम पानी से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ गए ना? तो ये फायदा होता है वाटर इक्विवेलेंट बताने का। क्या समझे? हाँ यस सर। सॉरी। तो ये तो समझ गए आप 3 तरह की चीजें। अब इनको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है वो कल की क्लास में समझ लेते हैं हम, है ना? मेरा भी गला ज्यादा सर एक बार साथ ये नहीं दे रहा वाटर है। इक्विवेलेंट रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा वो है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो यार, जैसे ऑब्जेक्ट बताओ, कोई ऑब्जेक्ट बताओ एक। ये क्या है? शू। हाँ, ये शू है। ठीक है जी। किसी ने हमें कहा कि इसका वाटर इक्विवेलेंट 15 ग्राम है।
इसका वाटर इक्विवेलेंट Yes, कितना है? 15 ग्राम। 15 पढ़ा ग्राम। लिखा आदमी होने के नाते आप क्या समझे? 15 ग्राम पे ये फ्लोट कर सकता है 15 हैं? कैलोरी नहीं 15 कैलोरी पर इसकी हीट कैपेसिटी जो है, इसकी हीट हाँ कैपेसिटी वो 15 कैलोरी पर और डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड है। डिग्री बस हो सेंटीग्रेड। गया ये। अच्छा समझ गए ना? यस Yes. सर अच्छा मुझे कुछ और लगा सोच लो, देखो यही लगना चाहिए जो बात है। यस सर यस Yes. क्लियर एकदम? हाँ सर तो ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है वाटर इक्विवेलेंट का। तो अब होता क्या है ना, जो क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में सॉल्व करेंगे ना, उसमें से हमें तरह तरह की चीजें दे रखी होती हैं। जैसे कुछ दिए होंगे सब्सटेंसेस, तो उनके लिए क्या एक्सप्रेस किया जाएगा? Specific heat capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ दी होंगी वस्तुएं, तो हीट उनके लिए कैपेसिटी, या तो हीट कैपेसिटी दे रखी होगी, ये नहीं तो उनका क्या दे रखा होगा? Water वाटर equivalent. वाटर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट दे रखा होगा। ठीक है ना? तो जब Yes. वाटर इक्विवेलेंट दे तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसको कैसे हीट कैपेसिटी में यूज करना है। Yes, sir. ठीक है ना? चलो ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी लंबी क्लास लेना चाहता था लेकिन मेरा गला साथ नहीं दे रहा, तो कल ही करेंगे, Okay, sir. कल तक ठीक हो जाएगा। तो चलो कल भी 9 बजे करते हैं 9 ही बजे कल? नहीं सर, कल तो ठीक है ना, कल तो 6 बजे, हाँ कल तो कल तो 6 नॉर्मल बजे क्लास। रख लो यार, है ना? नॉर्मल टाइम पे ही रख लो, ठीक है सर ठीक है ना? चलो इसको कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सर।